हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। चलो बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन यूनिट का आखिरी टॉपिक। हमें पहले ही बताना था लेकिन इसको सीक्वेंस में बता रहा हूँ इस वजह से कि सॉल्विटी ऑफ अ सब्सटेंस इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सॉल्विटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, इन बातों को सीखेंगे। रेडी? यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बड़ी सिंपल लॉ है लेकिन एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। लेट अस सी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन। कंपाउंड का मतलब तीनों फेज लेके चलो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। मतलब ये बात पहले सीखो, उसके बाद हम सीखेंगे फैक्टर्स। ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा कि कम होगा कि बिल्कुल नहीं होगा। लिक्विड मतलब सब्सटेंस की सॉलिडिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखना, पहला दे रहा हूं नंबर ए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दोनों का नेचर क्या है? सिंपल सी बात है। एक केमिस्ट्री में प्रोवर्ब पढ़ा होगा, कहावत सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। बस इस बात को ध्यान रखो, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा कि नहीं, इसके लिए एक मंत्र याद रखना। क्या? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नेचर ऑफ बॉन्डिंग यदि सिमिलर होगा, सेम होगा, तो वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स, इट इंप्लाइज कि इफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड nature of solvent are similar या same, then such solute dissolves in the solvent, उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे HCl को आप पानी में डालो, एक्वस मीडियम में, सॉल्युबल होगा, डिजॉल्व होगा। क्यों? तो HCl में पोलर नेचर है, देखो, और वाटर में भी पोलर नेचर है। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करता हूं, देखो, वाटर इज ऑल्सो पोलर एंड HCl इज ऑल्सो पोलर। जब सेम नेचर हो सॉल्यूट में भी और सॉल्वेंट में भी, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। देखो लिखा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, यही आप H2 गैस को डिजॉल्व करो, H2 गैस को आप पानी में डालो, कहते हैं इनसॉल्युबल, स्पेरेंगली सॉल्युबल। रीजन क्या है? तो हाइड्रोजन में देखते हो बॉन्ड ये है, नॉन पोलर है, लेकिन वाटर कैसा है? पोलर। वाटर है पोलर, माइनस प्लस पॉजिटिव, और ये क्या है? नॉन पोलर। तो इस दोनों का नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है? अलग अलग है तो कोवलेंट, लेकिन ये क्या है? नॉन पोलर, ये क्या है? पोलर।
इस वजह से हाइड्रोजन गैस इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड की बात करें, सॉलिड की बात करता हूं। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है। इसमें कौन कौन आयन्स है पता है हमें? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन बना हुआ, आयनिक है, और वाटर भी पोलर है, इसलिए ये भी क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। किसमें? वाटर में। लेकिन इसी सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डालो, डिजॉल्व नहीं होगा। बट सोडियम क्लोराइड इन बेंजीन C6H6 इसमें डालो, इनसॉल्युबल। पता चल गया होगा। इसलिए कि सोडियम क्लोराइड आयनिक है और बेंजीन क्या है? कोवलेंट है, इसलिए बेंजीन में सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व नहीं होगा। मीनिंग समझ में आ गया होगा। हमने गैस भी ले लिया, लिक्विड भी ले लिया, HCl एसिड लिया था, और सॉलिड भी ले लिया। ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इसमें भी सोडियम आयन क्लोराइड है। ऐसा इसलिए कि इन दोनों में जहां जहां इनसॉल्युबल नहीं, यहां सॉल्युबल होगा, इसलिए कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों क्या है? आइडेंटिकल, तो डिजॉल्व हो जाएगा। और यदि उसमें फर्क है तो वो सॉल्यूट कभी भी उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। ये फैक्टर समझ में आ गया सबको? यस, नो? ओके। अब चलते हैं हम लोग दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो इसमें केवल हम सॉलिड जो सॉल्यूट है उसकी बात करते हैं। जो गैस पर जैसे आप गैस को डिजॉल्व करो और टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्यूटी हमेशा कम होती है। सब बात बता रहा हूं। सेकेंड फैक्टर नोट करते हैं। दूसरा फैक्टर इसी से रिलेटेड हो जाएगा, हेनरी लॉ। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो कभी आपने 11th में पढ़ा होगा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, वहां भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी। तो यहां लिखते हैं सेकेंड फैक्टर में नंबर 2, दूसरा फैक्टर आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके। यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसको आपने पानी में डिजॉल्व किया, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, और उसका डिजोल्यूशन यदि एंडोथर्मिक है, डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और यदि यही प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए, डेल्टा H नेगेटिव हो जाए, तो फिर वो सॉल्यूट, तब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटती जाएगी। यहाँ बात करता हूँ कि कोई भी आपने कंपाउंड ले लिया, ठीक है, सॉल्यूट ले लिया, सॉल्यूट, और ये हमने ले लिया सॉलिड, इसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आपने डाल दिया, सपोज वाटर, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट डिजॉल्व अटेन होगा, थोड़ा सा डिजॉल्व होगा, थोड़ा सा अनडिजॉल्व होगा, यहाँ सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अब यदि ये प्रोसेस, यदि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा H पॉजिटिव नेगेटिव, डेल्टा H में भी इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों हो सकता है। यदि मान लो इसका डिजोल्यूशन, किसी सब्सटेंस का डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इट रिक्वायर्स हीट। मैं यूज कर रहा हूं किसको? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को, ठीक है, कि इफ डिजोल्यूशन is endothermic process, मतलब जब इसको डिजोल्व करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होता है, दैट इज डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा H इज पॉजिटिव, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, देन सॉल्युबिलिटी, मैथमेटिकली लिख लो, solubility इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाए, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ओके। दूसरी बात, इफ डिजोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज डेल्टा H नेगेटिव हो जाए, हीट रिलीज हो रहा है,
और आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, देन solubility is inversely proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी और घटने लगेगी, कम होने लगेगी, डिक्रीज होगा। ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। और सबसे हमें ज़्यादा पढ़ना है सिलेबस में कौन सा, प्रेशर का इफेक्ट, यानी हेनरी लॉ। तीसरी बात चलते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड फैक्टर नोट कर लें, थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो एक बात आप दिमाग में पहले सेट कर लें, सॉलिड या लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल। कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उस पर आप प्रेशर लगा रहे हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। प्रेशर का इफेक्ट प्रोनाउंस किस स्टेज में होता है, तो गैसियस में। गैस को डिजोल्व करो तो वहाँ प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल दिखाएगा। लेकिन यदि हम लोग सॉलिड लेते हैं और लिक्विड लेते हैं, उसकी डिजोल्यूशन देखते, उसका प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। तो याद कर लो, समझ लो, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, pressure has no effect on the solubility of solid and liquid in particular solvent, in particular solvent, किसी खास सॉल्वेंट में इसका कोई रोल नहीं होता, नेग्लिजिबल रोल होता है। ऐसा इसलिए कि मान लो सॉलिड है, ये मार्कर है, इस पर प्रेशर लगाए भी इफेक्ट नहीं होगा, या लिक्विड है प्रेशर डालो तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। इसलिए लिक्विड की सॉल्युबिलिटी या सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट किस पर होगा, केवल गैस पर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व करो, हाइड्रोजन गैस को डिजोल्व करो, एयर डिजोल्व करो, स्कूबा डाइवर ले जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो गैसियस सॉल्यूट है, गैस को जब डिजोल्व करते हैं तो प्रेशर का क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो तीसरी बात, चलो ये दूसरी थी, ये तीसरी हो गई। इसी तीसरी में हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। याद रखना, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी या लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड पर तो होता है लेकिन वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। गैस सॉलिड पर तो होगा ही नहीं, ठीक है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस पर यदि आप प्रेशर भी लगाते हैं तो उस पर कोई रोल, उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो होगा क्या इस पर, गैस का। याद नोट कर लें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is affected by प्रेशर का इफेक्ट किस पर होता है, गैस पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज अफेक्टेड बाय प्रेशर मार्कली, बहुत गहरा प्रभाव होता है, मार्कली, ठीक है। अब ये इफेक्ट पढ़ने के लिए हमें क्या देखना होगा, सिंपल सी बात है। कोई गैस ले लें, आप एक कंटेनर ले लो पानी और उस पर एयर को पास करो तो थोड़ा सा डिजोल्व होगा, थोड़ा नहीं डिजोल्व होगा। लेकिन हम गैस पे, उस गैस पे प्रेशर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस बात को छोटा सा एक डायग्राम लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बीकर में लिक्विड ले लिया, ओके, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट। और इसमें हम गैस डिजोल्व करना चाहते हैं, ठीक है, गैस डिजोल्व करना चाहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स ये हैं, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल। इसी गैस को डिजोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और ये फ्लास्क ओपन है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो नॉर्मल प्रेशर है उस पर आप इसको डिजोल्व करना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे ही ये एक केस 1 है, इस पर प्रेशर नहीं है, दूसरा केस लेके चले, आपने यहां नॉर्मल प्रेशर छोड़ रखा है,
दूसरा ले लें केस कि ये लिक्विड है और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक लोड लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। यहां एक हमने पिस्टन से प्रेशर लगा दिया, प्रेशर इस पर W1, W2, W3, W4, जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाओगे पिस्टन क्या होगा, नीचे आता जाएगा ना। अब ये जो मालिक्यूल्स था, इसकी मालिक्यूल्स को और ऊपर तक कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें जो डिजॉल्व कर रहे हैं, कम मालिक्यूल डिजॉल्व हो रहा है, कुछ मालिक्यूल्स इसमें डिजॉल्व होके आ रहा है। देखो थोड़ा सा मालिक्यूल नॉर्मल केस में आ रहा है, डिजॉल्व हो रहा है थोड़ा सा, ग्रीन वाला दिखा रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये मालिक्यूल्स इसमें ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। सॉल्यूशन में जैसे प्रेशर बढ़ाओगे ये गैसियस मालिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ये सब काफी पास आ जाएंगे। दीज आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली। देखो क्यों, तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूं, ठीक है। ये हमने इस पर पिस्टन से प्रेशर लगा दिया, W1, W2, W, जितनी ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओ, वेट बढ़ाते जाओ पिस्टन पर, ये क्या हुआ, डिजॉल्व होना ज्यादा शुरू हुआ। मतलब इसमें आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिजॉल्व हुआ। ये नॉर्मल प्रेशर पर है, हमने इसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया। मतलब यहाँ ये प्रेशर, ये वेट अप्लाई कर रहे हैं, इससे वेट जैसे डालेंगे पिस्टन नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। अभी समर के टाइम में अधिकतर सभी की इच्छा होती है कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर पिए। आप चिल्ड बोतल लेते हो, फ्रीजर से, फ्रिज से निकालते हो, जैसे उसकी ढक्कन खोलते हो एक साउंड सुनाई देता होगा। क्यों, तो जैसे ही आप, चूंकि जब भी सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर की बोतल को पैक किया जाता है तो उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेटेड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ये। तो उसमें हम CO2 की सॉलिडिटी कम है, बिकॉज CO2 गैस इज व्हाट, नॉन पोलर। अंडर प्रेशर उसमें डिजॉल्व करते हैं, जितनी ज्यादा प्रेशर डालो गैस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व होगा। तो वो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है या शैंपेन वगैरह है, सब में CO2 गैस डिजॉल्व करते हैं अंडर प्रेशर। और चिल्ड जैसे कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दो, सॉलिडिटी क्या होगी, और बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहाँ प्रेशर डाल दिया, गैस क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। यानी यहां हम लिखते हैं कि solubility of gas directly proportional to pressure। ये कॉमन जो फेनोमेनन है, जो घटनाएं हमारे जीवन में देखते हैं, वही उसी बात को बता दिया। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। यहाँ जो गैस है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, कम डिजॉल्व हुआ, लेस अमाउंट ऑफ गैस आर डिजॉल्व। लेकिन यहाँ क्या है, ज्यादा से ज्यादा गैस इस सॉल्वेंट में क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। अब इसी बात को हम लोग समझेंगे हेनरी लॉ के बेसिस पर, ठीक है। क्या देखोगे, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, कई स्टेटमेंट है, लेकिन सबसे बेहतर आप जानेंगे हेनरी लॉ के स्टेटमेंट में। तो ध्यान से देखना कि चूंकि हेनरी ही सबसे पहला एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने गैस की जो सॉल्बिलिटी है उसकी क्वांटिटिव इफेक्ट पर प्रेशर का रोल दिखाया था। मतलब कि द इफेक्ट ऑफ pressure on solubility of gas is well explained on the basis of Henry's law। इस लॉ के बेसिस पर आप गैस की सॉलिबिलिटी को ठीक तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉलिबिलिटी में पढ़ने का मतलब हुआ कि आप हेनरी लॉ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को देखें। नोट करें अब हेनरी लॉ। चलो हेनरी लॉ देख लो क्या है। प्रेशर का इफेक्ट समझने के लिए हम लोग हेनरी लॉ देखते हैं। ओके, ध्यान से देखना, अच्छा टॉपिक भी है और इजी है। न्यूमेरिकल भी, जो भी आप करें सब कुछ कर सकते हो, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, एक बात याद रखना कि हेनरी पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने गैस के सॉल्विटी पर, गैस का जो सॉल्विटी है उस पर प्रेशर का क्वांटिटेटिव इफेक्ट दिखाया था। कितने अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होंगे, कितना मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व होगा, कितना मोल्स डाले। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, मोल, मोल हुआ तो क्वांटिटी, क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं हम लोग। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन। हेनरी वाज द फर्स्ट, ठीक है, टू गिव क्वांटिटेटिव relation, quantitative relation between solubility of gas and pressure of gas, गैस के प्रेशर, दोनों बात को समझाता है कौन, हेनरी। इस लॉ के अकॉर्डिंगली कहते हैं क्या कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, याद रखना स्टेटमेंट जो सबसे मॉडर्न है, लास्ट में वही बता रहा हूं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, लिख लिया, इन द सॉल्यूशन, गैस इन वेपर फेज, लिख लो, इन वेपर फेज, the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to its mole fraction, उस गैस का मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में मौजूद है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, सिंपल सा स्टेटमेंट, यही याद रखना। दिस इज हेनरी लॉ। मतलब कोई गैस, किसी गैस को आप डिजॉल्व करते हो तो कितना गैस डिजॉल्व होगा वो डिपेंड करता है किस पर, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे उस गैस की, मिक्सचर ऑफ गैस लो, जैसे एयर है तो उसमें नाइट्रोजन की पार्शियल प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तब सॉल्यूशन में देखो तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, तो 80-20 की रेशियो में है, अबाउट 80% नाइट्रोजन और 19% आपका, तो 79% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन, तो 80-20 के बराबर मान के चलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अब प्रेशर बढ़ाते जाओ एयर पर तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन डिजॉल्व होगा, नाइट्रोजन। ओके तो मैथमेटिकली जाने, इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली यदि लिखें तो ऐसे लिखो। सो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P प्रोपोर्शनल टू X और P इक्वल टू KHX की एक कांस्टेंट लगा देते हैं, KHX, यही है हेनरी लॉ। मैथमेटिकली आप ये कहेंगे इक्वेशन 1 KHX। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हेयर P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, X इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन गैस इन सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन हुआ, और KH कांस्टेंट है,
के एच को कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। चूंकि हेनरी लॉ है इसलिए इसका नाम ले एच फॉर हेनरी, इट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। पहले हम लोग इसको देख लें, उस पर इसके एच के बारे में भी देखेंगे। इस पर आ जाता है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब के एच, किसी भी गैस की के एच किसी सर्टेन टेम्परेचर पर पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अलग अलग होता है। यदि के एच की वैल्यू ज्यादा है, याद रखना, तो गैस की सॉल्विटी क्या होगी, कम होगी। के एच यदि ज्यादा होगी तो जो एक्स की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, याद रखना, मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो थोड़ा इससे रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर ले। किससे रिलेटेड, हेनरी लॉ से रिलेटेड। ओके, यहां नोट कर रहा हूं, सभी ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। पहली बात कि के एच ऑफ अ गैस, ठीक है, इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, फंक्शन लिख लो, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये किसी भी गैस की के एच वैल्यू। नंबर 2, के एच, किसी गैस का के एच टेम्परेचर जैसे से बढ़ाते जाओगे तो के एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब के एच हाइयर टेम्परेचर पर, मान लो CO2 गैस है, अब क्या कहते हैं 273 केल्विन पर लेके चलो, और फिर 290 केल्विन पर लेके चलें, 300 केल्विन ले, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे के एच वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सो के एच वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे एक ही गैस का, ऑफ द सेम गैस, ऑफ द सेम गैस, एक ही गैस का के एच वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ते जाता है। टेम्परेचर कम रखोगे तो के एक ही गैस की, वाटर में मान लो आप हाइड्रोजन गैस को डिजॉल्व करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 298 केल्विन पर इसकी वैल्यू कुछ और होगी, के एच की वैल्यू। और जैसे हम लोग फिर टेम्परेचर बढ़ा दें तो के एच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। पॉइंट नोट करना, भूलना नहीं। दूसरी बात इसी से रिलेटेड फिर जानो, के एच की वैल्यू यदि ज्यादा होती है तो याद रखना गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, कम से कम गैस डिजॉल्व होगा। मतलब सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच वैल्यू। यहां लिख रहा हूं थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, के solubility of gas is inversely proportional to KH। इन बातों को मल्टीपल MCQ टाइप क्वेश्चंस या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, मैं ज्यादा स्ट्रेस देके बता रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो 3 बातें याद रखना, KH किसी भी गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, और KH टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, सेम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ KH वैल्यू बढ़ती जाएगी। और तीसरी बात कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होगा, घटता जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड है। अब इसी बात को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देख लें, कभी कभी KH वैल्यू का था ग्राफिकली निकालने के लिए। नोट कर लिया, यस नो, ओके, साथ साथ चलो भाई, ठीक है। अगली बात देख लेते हैं कि प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस इट्स मोल फ्रैक्शन। यहां एक लिखता हूं, ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको P मान लेते हैं, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, एट गिवन टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर पर ये ग्राफ कैसा होगा वो बात सीखो, ठीक। तो
इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं कौन सा चीज, पार्शियल प्रेशर, यहां ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर। अभी आप लोग खुद बताओगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इस एक्सिस पर लेके चलते हैं और इस एक्सिस पर लेके चलते हैं मोल फ्रैक्शन, व्हाट इट टेक, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लेके चलते हैं किसका, सॉल्यूट का। अब यहां ओरिजिन पर मोल फ्रैक्शन जीरो है, कुछ नहीं डिजॉल्व है, तो पार्शियल प्रेशर भी जीरो होगा। जब आप इसको खींचोगे, जैसे जैसे अभी पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, यानी एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यू गेट एन ए स्ट्रेट लाइन। देखो हमने ये वैल्यू नोट कर लिया, ग्राफ लिख तो कुछ दिखाओगे ना, ठीक है। देखो अब ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इसका, यहां देखना पार्शियल प्रेशर जीरो था तो मोल फ्रैक्शन भी जीरो था। अब पार्शियल प्रेशर बढ़ा, यहां आ गए तो देखो मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया, इंक्रीज होता जा रहा है। यहां देखना ग्राफ, ये सब ये इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या है, पार्शियल प्रेशर, और इस पर क्या है, मोल फ्रैक्शन, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। अब इसी जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ओके, इस स्ट्रेट लाइन का जब ये जो आप लिखोगे के एच की वैल्यू निकालनी होगी, तो स्लोप होगा इस लाइन का, उसी को हम क्या कहेंगे, के एच। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालो। सपोज हमें इस मोल फ्रैक्शन यहां और इस पर यहां है, तो यहां स्लोप लिख रहा हूं। स्लोप सबको पता होगा, टेन थीटा कहते हैं। देखो हो गया, पॉजिटिव स्लोप है, ओके। मान लो यहां हम लिखेंगे इसका स्लोप होगा टेन थीटा, मतलब P बाई बी। देखो ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया B, ये कितना है पता चल जाएगा वैल्यू यहां से, और ये कितना हुआ, ये भी किसी भी पॉइंट पर रहे, आप यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां भी ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर आप ये स्लोप ड्रॉ करेंगे तो उस स्लोप को ये हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट, के एच, इसी को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड के एच। इसका स्लोप होगा के एच के बराबर। नोट कर लिया सबने, यस नो, हो गया भाई, चल। तो ये इस ग्राफ को याद रखना, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, के एच। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप का यहां खींचो, ड्रॉ करो, यहां करो, कहीं भी करो, बराबर ही आएगा उसका के एच वैल्यू, स्लोप की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा, के एच होगा। अब हम लोग इस हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस देख लें, एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन में आप सबने पढ़ा होगा, जो स्कूबा डाइवर होता है समंदर में, गोताखोर जो होता है, तो उसके पीठ पर देखो एक सिलेंडर रहता है, सांस लेने के लिए हवा गैस ले जाती है, तो प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता है, मान लो एयर ले जाता है, तो एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। जैसे समझ लो, पहले नोट कर लें उसके बाद समझना पहले। तो आजकल जो स्कूबा डाइवर ले जाता है उसमें क्या सब मिला रहता है, हीलियम, हीलियम मिला के चलते हैं, ताकि इसलिए कि नाइट्रोजन यहां देख लो पहले एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ। पहला एप्लीकेशन तो यह है कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, सोडा वाटर है, शैंपेन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व कर लेते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और इसीलिए जब उसके कैप को खोलोगे एक आवाज सुनाई देती है, क्यों, तो जो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस प्रेशर पर डिजॉल्व है, वो प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, बाहर निकलता है। आप देखते होंगे जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तुरंत ढक्कन खोला, तुरंत गटागट डाल देते हो, वेट नहीं करते हो, उसको खोल के छोड़ दो आधे घंटे एक घंटे, फिर पियो तो मजा नहीं आएगा। क्यों, तो सारे जितने भी CO2 गैस डिजॉल्व था वो क्या होता है, एस्केप आउट हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर पर जो डिजॉल्व होगा तो रहेगा, लेकिन जो आपने प्रेशर बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने डिजॉल्व कर दिया था, वो गैस क्या होगा, एस्केप हो जाता है। तो पहला एप्लीकेशन तो यही है कि इन द मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर, सोडा वाटर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ CO2 गैस is dissolved by applying high pressure। जब उसको सील करते हैं, उसके इंडस्ट्री में जाओ जहाँ बनता है, जब बोतल को सील करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पर CO2 गैस को डिजॉल्व करता है। डिजॉल्व बाय अप्लाइंग हाइयर प्रेशर, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, जहां बनता है सर्टेन टेम्परेचर पर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करके CO2 गैस को डिजॉल्व कर देता है एक्सिस में, ठीक है। और इसलिए चिल्ड करो तो सारे CO2 क्या होता है, और आराम से जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाओ सॉलिडिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा देते तो गैस की सॉलिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग चिल्ड प्रेफर करते हैं। नंबर 2, जब आप देखते हो, अभी स्कूबा डाइवर की बात कर रहा था, वो ले जाता है एयर, मान लो एयर ले जाता है तो नाइट्रोजन गैस उसमें ज्यादा रहेगा, और जब सी के एकदम बॉटम तक जाता है, समंदर में गहराई तक जाएगा, जैसे जाएगा तो प्रेशर और बढ़ने लगता है। पानी के अंदर जाओ तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चूंकि एयर में नाइट्रोजन की कंपोजिशन क्या है, ज्यादा है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, हमारी बॉडी में आएगा, वेंस में आएगा, कैपिलरी में आएगा, ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व होगा। और जैसे वो स्कूबा डाइवर सी लेवल से ऊपर आता है तो प्रेशर एकाएक क्या होता है, कम हो जाता है। वही एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन उसके कैपिलरी में क्या होता है, बबल्स के रूप में जम जाता है, काफी पेनफुल होता है, कई बार इससे डेथ हो जाता है। इस बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं, बेंड के नाम से जाने जाते हैं। तो बेंड से बचने के लिए आज के दौर में जब स्कूबा डाइवर जाता है तो वो प्योर एयर नहीं ले जाता, नाइट्रोजन की परसेंटेज को ज्यादा नहीं बढ़ाता है। वो क्या करता है, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज को कम करने के लिए उस एयर में जो आइडियल कंपोजिशन है वो बता रहा हूं, उस एयर में 11.1% हीलियम आज के डेट में, यहां पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। 11 ठीक है, 11 नोट कर लो, इसमें 11.7% हीलियम ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 56.2% नाइट्रोजन रहता है, N2 गैस, और रेस्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, एंड 32.1% ऑक्सीजन ले जाता है, O2। ये आज ये यदि यूज किया स्कूबा डाइवर, याद रखना कंपोजिशन कई बार पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, यदि ये लेके जाएगा तो उसको बेंड नहीं होगा, बेंड नाम की बीमारी होती नहीं होगी। और यदि प्योर एयर ये ले जाता है स्कूबा, लेकिन यदि आप प्योर एयर ले जाते हैं, उसमें आप हीलियम नहीं मिक्स किया, तो वहां नाइट्रोजन कितना होता है, यहां लिख देता हूं, इन एयर 79% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, और रेस्ट अदर होता है 1% अदर गैसेस। अब बताओ, तो एयर में नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा गैस में। आप यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर इसकी सॉल्विटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा डिजॉल्व कौन होगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज को कम कर देते हैं, देखो 56.2% रखते हैं, ये आइडियल कंपोजिशन है। यदि ये लेके जाओगे तो बेंड नहीं होगा। और यदि उसको स्कूबा डाइवर को ये दिया जाए और वो घंटे 2 घंटे समंदर में घूम रहा है, खोज रहा है, रिसर्च कर रहा है एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, बात समझ में आ रही है, तो फिर क्या होगा, जैसे ये ले जाएगा तो बेंड होगी। क्यों, तो जब समंदर के नीचे रहेगा तो समंदर के गहराई में जाओ, बॉटम पर जाओ, तो प्रेशर ज्यादा हो, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उसके सिलेंडर में जो एयर है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, जो कंपोजिशन ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व हो जाता था। सांस के द्वारा हमारे जो कैपिलरीज हैं, सेल्स हैं,
वो कैपिलरीज में आके जब रहता है, जब तक आप अंदर रहोगे तो तकलीफ नहीं होगी, क्यों? हाई प्रेशर है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है ऊपर, तो फिर क्या होता, सी लेवल के ऊपर होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो जो ये N2 गैस उस पर पास बॉडी में है, वो कैपिलरीज में क्या होता है, वो बबल्स के फॉर्म में जम जाता है, बबल्स के फॉर्म में। आप बताओ, कैपिलरी में जो ब्लड वेन्स में यदि बबल आ जाए तो कितना पेनफुल होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेंड। ठीक है, बेंड से बचने के लिए क्या आता है, तो यहाँ नोट कर लें 2 लाइन में। स्कूबा ड्राइवर, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, सफर फ्रॉम बेंड, ये बीमारी है बेंड, BEND। if he or she uses pure air, यदि प्योर एयर ले जाएगा तो उसको ये तकलीफ होगी, यानी कि 79% एयर, बिकॉज प्रेशर सी लेवल में जाओ, सी के अंदर जाओ, इनसाइड सी प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, बेंड ऐसा बीमारी है, कहते हैं क्या कि एक्सेस ऑफ N2, ठीक है, फॉर्म्स बबल्स, है ना, इनसाइड द कैपिलरी, है ना, कैपिलरी या ब्लड वेन, जो भी लिखें, कैपिलरी, यहां लिख देता हूं ब्लड वेन्स, इसमें एयर बबल बन जाता है, बबल्स बनता है। वेन कब, वेन ही कम्स आउट, वेन ही और शी कम्स आउट, बाहर निकलता है, कम्स आउट ऑफ सी से बाहर आता है। तो इसलिए जब आता है, देखो बहुत देर तक उसको पहले सी में ही तैरता रहता है, अपर लेवल में आके, ताकि ये बेंड बन न सके। इससे बचने के लिए आप आजकल ये यूज करते हैं कि टू प्रिवेंट व्हाट, बेंड, टू प्रिवेंट फ्रॉम बेंड, स्कूबा डाइवर use mixture of helium, कितना परसेंट, 11.7%, नाइट्रोजन कितना, 56.2%, एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट, 32.1% अप्रोक्सीमेट है। ये लेके जाते हैं तो फिर उसको बेंड नहीं होता है, ये बीमारी नहीं होगी, उसके ब्लड वेन्स में बबल्स नहीं होंगे। ठीक है, काफ़ी पेनफुल होता है। आप ऐसे देखो, नॉर्मल यदि कोई इंजेक्शन लगाता है, अब बाय द वे एक एयर का बबल भी पहुंच जाएगा तो काफ़ी पेनफुल होता है, खास करके जब इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं, वेन्स के अंदर जो कोई इंजेक्शन दवा लेते हो, और कई देखो सिरिंज में से पूरी एयर को क्या करता है, बाहर कर देता है, तब जाके वो कंपाउंडर इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो वो एयर बबल नहीं जाए, और ये तो पूरा आ रहा है सांस के थ्रू, पूरा बबल जमा हो जाएगा, तो कई बार इससे फैटल डेथ भी हो जाता है। ठीक है, ओके, अगला एप्लीकेशन 2 हो गया। तीसरा है, एक बीमारी होती है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोचने समझने की ताकत, दिमागी ताकत कमजोर हो जाती है, एनॉक्सिया। ठीक है, या उसका प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होता है। और ये किसको होता है, यदि आप हाई हील्स पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। आप पहाड़ों पर जाओ, 10,000 फीट पर, 40,000 फीट पर, 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाओ, तो प्रेशर क्या होती है, कम हो जाती है। प्रेशर कम होता है तो उसमें जो एयर में ऑक्सीजन है वो हमें सफिशिएंट नहीं मिलता, हमारे लंग्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मतलब हमारे बॉडी में जो कार्बोक्सिलेटेड ऑक्सीजन होती है, हेमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग काम ही नहीं करता।
इस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया भी इसी के कारण होता है, ठीक है। एनॉक्सिया। तीसरा, पीपल रिजाइडिंग, या फिर नॉर्मल आदमी भी घूमने के लिए जब जाता है ना, रिजाइडिंग एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, सफर फ्रॉम एनॉक्सिया। याद रखना, एनॉक्सिया ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें उस व्यक्ति को सफिशिएंट एयर ही नहीं मिलता है। इट इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसलिए आप कभी घूमने जाओ टूरिस्ट के रूप में तो आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दे देता है ताकि आपको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लिखा? इट इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है, ओके। जिसकी वजह से उस व्यक्ति को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ड्यू टू विच सफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है, इज नॉट अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग के लिए मिलता ही नहीं सफिशिएंट ऑक्सीजन। और इस वजह से उसकी सोचने समझने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, भूलता है ज्यादा है। और इस बीमारी को हम लोग कौन सा जी कहते हैं? एनॉक्सिया। यदि हम आप जो जनरल क्या कहते हैं प्लेन एरिया में रहते हैं और घूमने कभी जाए तो देखते हो, जैसे लेह लद्दाख में जाओ है ना, या करगिल पर जाए तो वहां जाते से पहले आपको दे देगा कौन सा चीज? एक ऑक्सीजन गैस की सप्लीमेंट्री सिलेंडर देता ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। एक और सवाल पूछा था, आप बताएं एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्ट इन विंटर, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहता है, फिश रहता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सर्दियों में बड़ी मौज करता है वो, लेकिन जैसे समर आता है तो छटपटाने लगता है, उसको उसकी मौत हो जाती है। ऐसा क्यों? तो जब विंटर होता है तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या होती है? कम होती है। टेम्परेचर कम होता है, अभी आपने पढ़ा था भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉलिडिटी क्या होती है? कम होती है। जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑक्सीजन गैस का कम से कम अमाउंट डिजॉल्व रहता है वाटर में ताकि उसको इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन मिले। लेकिन विंटर में क्या होता है? टेम्परेचर लो रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं ऑक्सीजन रहता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, सो इट फील कंफर्ट। तो एक बात याद रखना कि एक्वेटिक एनिमल्स, ये भी इसी का है, हेनरी लॉ तो लिखो, टेम्परेचर का इफेक्ट है वो। एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्ट इन विंटर में, सर्दियों में एक्वेटिक एनिमल्स पानी में भी रहता है, बड़ी आराम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे गर्मी में, इट इज ड्यू टू व्हाई? रीजन बताओगे कि जैसे लो टेम्परेचर होता है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन द वाटर, पानी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या होता है? डिजॉल्व रहता है। कि इन विंटर ड्यू टू lower temperature, solubility of O2 ब्रैकेट में लेता हूं एयर in water is higher, so sufficient oxygen, so
sufficient O2 is present in water, पानी में रहता है और इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स को बड़ी आराम मिलता है सर्दियों में, ठीक है। लेकिन वही समर का मौसम आ जाए, मई जून का समय आ जाए, वही पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है तो जितने भी डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो भी क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, ऑक्सीजन की अमाउंट ट्रेसेज रहता है, उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए कई एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं पानी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे सॉल्यूशन की सारी यूनिट दिया। अब आपके लिए एक काम दे दिया, इस हैंडी लॉ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, उसको आप देखें और अगले क्लास में हो सकता है हम टेस्ट ले लेंगे, MCQ 20 क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे, देखते हैं उसमें आप कितने बच्चे करते हो। MCQ अब पूरी हो गया तैयारी, हमने सॉल्यूशन पूरी बता दिया है, सारे यूनिट्स जितने 12th का सिलेबस प्लस JEE या नीट की सिलेबस है वहां तक के हम दे दिए। तो 20 क्वेश्चंस का MCQ लेंगे और अब मन से पढ़ें, स्वस्थ रहे और ऐसे क्लास में जुड़ते रहे, अटेंड करते रहे। समझ एक बार नहीं समझ दोबारा वीडियो देख लें, आप कमेंट में कुछ लिख के हमसे पूछ सकते हो कहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हो। ओके भाई, ठीक है, विश यू। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, अपने दोस्तों को जरूर बताओ, आप देखते हो तो अपने फ्रेंड को ही बता दो। ओके, बाय बाय, सी यू।